वेलकम ऑन स्मार्ट एजुकेशन। आज हम जिस इस चैनल पे इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया को सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और भी ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उनको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामिक फ़र्स्ट वेव एंड मोहम्मद बिन कासिम। इस्लामिक फ़र्स्ट वेव में अगर हम देखें तो जो है आज जो है पाकिस्तान में 95% मुस्लिम्स हैं। तो वो सब कैसे आए, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान में हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म था, इस्लाम का नामो निशान नहीं था। तो आज कहा जाता है हिस्टोरियन के मुताबिक जो मोहम्मद बिन कासिम है वही जो है पहली बार लेकर आए थे इस्लाम को सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन खिलाफत के दौर में भी इसका आगाज़ हो चुका था, लेकिन हिस्टोरियंस उसे काउंट नहीं करते। लेकिन खिलाफत के दौर में जो है मुसलमान तकरीबन पाकिस्तान की बाउंड्री तक पहुंच चुके थे। आज के कंटेंट जो हमारे हैं वो इस्लामिक फ़र्स्ट वेव, जिसमें हम खिलाफत को देखेंगे, खिलाफत के टाइम को देखेंगे, फिर अरब ने कैसे ये उमैयद डायनेस्टी में हुआ था, तो जो अरब ने कैसे सिंध को क्यों फ़तह किया, कैसे फ़तह किया, उसकी वजह क्या बनी, रिज़ल्ट क्या बने, और फिर डेथ कैसे हुई मोहम्मद बिन कासिम की। इस्लामिक फ़र्स्ट वेव, अगर हम इस्लामिक फ़र्स्ट वेव में देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक मुसलमान जो है काफ़ी एरिया को कवर कर चुके थे। जैसे अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ को। तो ये जो मैप है इसमें हमारे पास ये जो एरिया शो कर रहा है डार्क वाला, ये जो है बिफ़ोर द खिलाफत है। मतलब इसमें आज के दौर के हमारे पास यमन, ओमान और सऊदी अरेबिया आ जाता है। ठीक है, इस एरिया को मुस्लिम अपने अंडर कर चुके थे बहुत सी गज़वात के थ्रू। उसके बाद जो हमारे पास फ़ोर खिलाफत की हम बात करेंगे, जिसमें हमारे पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, हज़रत उमर है, उस्मान है, हज़रत अली है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में इतना नहीं काम हो सका कि वो एक्सपेंड करे, लेकिन वो अपने एरिया में एक्सपेंड किए, लेकिन सब कॉन्टिनेंट तक उसकी सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद हज़रत उमर के दौर में भी हुआ। हज़रत उमर के दौर में जो है हमारे पास हज़रत उमर के दौर में हमारे पास ये जो एरिया है मकरान का, ये जो एरिया है मकरान का, यहाँ पर यानी बलूचिस्तान के कुछ एरिया में और सिंध के एरिया में, सिंध के एरिया में देबुल में, और इसके अलावा जो है देबुल में, थाना बलोच में, यहाँ पर हमारे पास जो है उन्होंने एक्सेस हासिल की और फतूहात की, और यहाँ तक कि वो जीते भी। लेकिन जो हज़रत उमर ने कहा कि मुसलमानों को कि आप जो है वो सिर्फ यहाँ की बाउंड्री तक ही जो है मकरान को आखिरी बाउंड्री बनाए और वहाँ तक ही रखे एम्पायर की एक्सेस। अदरवाइज़ जो फतहात की है आप, क्योंकि वहाँ पे रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए थे, बगावतें हो गई थी, उन्होंने वहाँ पर जो है सुहेल इब्ने अदी को गवर्नर भी बनाया था, लेकिन वो उनके अंडर नहीं रह सके उनकी कोशिशों के बावजूद। तो सिर्फ मकरान तक ही जो है उनकी खिलाफत में वो दौर रहा, जैसे हमने ग्राफ में भी देखा है। मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ कलर कि कैसे। ये देखिए खिलाफत के टाइम में भी, ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है ये वाला, और यहाँ पर जो है बाउंड्री आपको शो हो रही होगी, ये देखिए ये वाली बाउंड्री। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल बलूचिस्तान की बाउंड्री से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाउंड्री शो हो रही है, अब यहाँ तक जो है पाकिस्तान की वो हद तक वहाँ पे खिलाफत में वो लोग आ चुके थे। अब क्या हुआ, हज़रत उमर के दौर के बाद हज़रत उस्मान का दौर आ जाता है, और हज़रत उस्मान के दौर में जो है हज़रत उस्मान के दौर में उन्होंने जिसको भेजा वो थे मजाशा इब्ने मसूद। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी दोबारा से कारमान और बलूचिस्तान के एरिए को जो है दोबारा से हासिल किया, इस वाले एरिया को जो है दोबारा से हासिल किया और मुसलमानों के अंडर किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे भी बगावतें स्टार्ट हो गई और वो उस चीज़ को नहीं कर सके, और जो है वो फिर उसके बाद हज़रत अली का टाइम आ जाता है। हज़रत अली ने किसको भेजा था, हारिस इब्ने मरा को भेजा, और वो सक्सेसफुली उन्होंने भी मकरान और बलूचिस्तान पे दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लिया जो सिंध में थे। फिर क्या हुआ कि 663 में जो है जो हारिस थे हमारे पास, ठीक है, उनको जो है वो मार दिया गया। किस मकाम पर, कलात के मकाम पर, ये आपको नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर इसको भी कंट्रोल करने वाले थे लेकिन वो नहीं कर सके, और वो वहाँ पर जो है मारे गए, वहाँ पर मारे गए। अच्छा, अब यहाँ पर उमैयद डायनेस्टी भी चल रही थी। अगर आप लोग इस्लामिक सीरीज़ को कभी देखा हो और ध्यान से मतलब उसको स्टडी किया हो, तो जब हज़रत अली और उमैयद डायनेस्टी बनु उमैया जो चला रहे थे, वो उनके एक अलग अलग सी डिवीजन हो चुकी थी। मतलब आप कह जाए तो सही तरह से, मतलब उनमें डिवीजन्स जो इस्लाम में आ गई थी वो यहाँ से स्टार्टअप था। तो कहा जाता है
तो अब यहाँ पे अब उमैयाद डायनेस्टी भी इसको कंट्रोल उस तरह से नहीं कर पाई, रिवॉल्ट्स वहाँ पर हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त पहले जो स्टार्टअप में आप सलम के टाइम में जो हमारे पास जो कैपिटल था वो मदीना में था, मतलब मदीना में था, लेकिन उसके बाद जो थे वो सीरिया में, ठीक है, सीरिया में हमारे पास जो आज का सीरिया है उस दमस्कस में, सीरिया में दमस्कस में जो है वो जो है वहाँ पर शिफ्ट हो रहा था। और इसी वजह से दमस्कस में मतलब सीरिया की जो ये फाइट रिवॉल्ट ये अब चली थी रिसेंटली काफ़ी अरसे तक, जो भयानक तरीन कह सकते हैं हालात थे वहाँ के। तो वहाँ पर ये था कि दमस्कस में भी बहुत सी जो उमैयाद डायनेस्टी की हमें इमारतें उनकी बनाई हुई वो सब चीज़ें नज़र आती थी, और बहुत सी वो डिस्ट्रॉय भी हुई। तो मैंने दमस्कस में उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था, और ये सिर्फ उन्हीं के इसमें शिफ्ट नहीं हुआ, अब्बासिद ने भी शिफ्ट किया, ठीक है। और इस तरह से मतलब शिफ्टिंग हुई है कैपिटल्स की। इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये एक बहुत ही लेंथी टॉपिक हो जाता है फिर। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। तो इसमें हमें जो है वो दिखाया गया है किसको, अब्बासी डायनेस्टीज़ को, कि वो जो है वो कहाँ कहाँ तक थी और किन एरियाज़ में थी। अच्छा, यहाँ पर जो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा अफ़गानिस्तान का एरिया भी यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो उससे लिंक करता है। तो अफ़गानिस्तान का जो एरिया था काबुल, काबुल में उस वक्त में टेक्सला, सवात, गंधारा, ये बुद्धिस्ट वहाँ पे थे सारे, और मतलब बुद्धिस्ट का एरिया था। और वहाँ पर जो था कि जो है नॉन मुस्लिम्स की हुकूमत थी, और ये काबुल के अंदर ही आता था सारा। तो अब यहाँ पे क्या था, पेशावर भी इसमें एक इलाका था। अब ये जो है आज के दौर में ये पेशावर, टेक्सला आप जाते हैं सवात की पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ पर भी जो थी काबुल का जो नॉन मुस्लिम बादशाह था, ठीक है, वो शाही डायनेस्टी से था, और उन शाही डायनेस्टी जो थी वो खुशान एम्पायर को ख़त्म करके या उनको हरा के यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। और खुशान एम्पायर से पहले ये था कि वहाँ पर जो है खुशान एम्पायर में जो है हमारे पास 654 में अब्दुर्रहमान इब्ने समरा ने जो है वो गज़नी को, काबुल को, ठीक है, अपने बलूचिस्तान के कुछ हिस्से को इस्लामिक उसमें शामिल कर दिया था। लेकिन फिर उनसे वो चला गया और शाही डायनेस्टी बनी। शाही डायनेस्टी का नॉन मुस्लिम था, अरब्स ने जो है बस उसे मुसलमान कुछ दो साल तक वहाँ पर उनका मुहासरा किया, और वहाँ पर फिर उन्हें उस किंग को मुसलमान बनाया। लेकिन वो मुसलमान बन गया 2 साल के बाद, उस अरब वहाँ से चले गए। उसके बाद वहाँ पर जो गंधारा का किंग था उस काबुल के किंग को मार दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, अब गंधारा का जो किंग था वो भी नॉन मुस्लिम था, उसने जो है अपने भाई को वहाँ पर बिठा दिया, भाई को बिठाया। इसी टाइम में जो है उमैयाद डायनेस्टी में हजान बिन यूसुफ के कहने पर, इनका नाम तो बड़ा है सुना ही होगा, बहुत कॉमन है और बहुत फेमस भी है क्योंकि ये बहुत ही जालिम इंसान था। इसने जो है कुतैबा बिन मुस्लिम को भेजा, और ट्रांसोजियाना जो भी हिस्ट्री में बड़ा अहमियत रखता है, ये वो इलाका है जो आज का तुर्कमानिस्तान, ताजिस्तान, अज़बाकिस्तान और काज़िकिस्तान का कुछ एरिया इसमें आता है, ठीक है। आज मतलब आजकल का वो उसे कहा जाता है, तो पहले ट्रांसोजियाना था, और ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है हिस्ट्री में, ठीक है। आपको कहीं जगह इसका नाम सुनने को मिलेगा। तो उसको जब फतह किया, लेकिन काबुल को नहीं कर सका। तो अब यहाँ पर काबुल को नहीं कर सका। उसके बाद क्या हुआ कि 700 से 1000 तक यहाँ पर जो है मुसलमान कुछ अफ़गान ट्राइब्स जो थे वो यहाँ पर आ गए और बस गए। फिर अरब से इस एरिया को बचाने के लिए जो है काबुल शाह ने बहुत कोशिश की कि उन्हें दोबारा से माइग्रेट करवा दे यहाँ से उन अफ़गान्स को, लेकिन वो नहीं कर पाया। फिर उन्होंने अपने साथ मिला लिया, और फिर उन्होंने भी उनकी मदद की अफ़गान ट्राइब्स ने, और फिर अरब्स एक तरह से यहाँ पे खैबर पास बना दिया गया ताकि वो अरब्स को ब्लॉक कर सके और वो आगे ना बढ़े। मुसलमानों ने जो है सिंध को फ़तह किया, उससे पहले हम क्योंकि उस वक्त उस रूलर जो थे वहाँ के वो राजा दाहिर था। राजा दाहिर की हम हिस्ट्री देखें तो सिंध का जो पहला रूलर था वो राय साहे था। राय साहे की बीवी थी रानी सब देवी, और रानी सब देवी का जो राय साहे का जो मिनिस्टर था, जज, जो बाय रिलीजन क्या था, वो हिंदुइस्ट था, हिंदुइज़्म को फॉलो करता था। और राय साहे जो था वो बुद्धिस्ट था, बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। बुद्धिज़्म एक बहुत ही पुरसकून सा मज़हब होता है, पीस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो राय साहे की कहा जाता है बीवी का रिलेशन चच के साथ था। जब राय साहे की वफ़ात हो गई तो जो चच था वो उसने उसकी बीवी से शादी कर ली, तो उससे उसका जो बेटा हुआ वो दाहिर था।
अब टोटल उनकी 3 औलादें थी, एक की बेटी और 2 बेटे। बेटे का नाम जो था वो दरसिया और दाहिर था, जबकि बेटी का नाम रानी बाई था। चच का एक भाई भी था जो था चंदर। चंदर जो है बाय रिलीजन जो था वो बुद्धिस्ट था, ठीक है, बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। उसने 8 साल हुकूमत की चच के बाद, और बहुत ही पुरसुकून और पीस वाली, ठीक है, वो फाइट को ज़्यादातर प्रमोट नहीं करता। फिर उसकी वफ़ात के बाद राजा दाहिर बना और वो हिंदुइज़्म को फॉलो करता था। कहते हैं ना, जो बादशाह होता है, जो वो जिस मज़हब को फॉलो करता है, तो उसके जो अवाम होती है उसको भी कहीं न कहीं वो मज़हब फ़ॉलो करना पड़ता है। तो वही बात है, मतलब उस मज़हब को फिर उसमें प्रमोशन या प्रमोट हो जाती है और ज़्यादा। फिर जो एक जो चंदर था, उसका बेटा जो था वो बरहमनाबाद में जो है वो सेटल हो चुका, मतलब वहाँ पर हुकूमत करता था। अब यहाँ पर सिंध में 2 तकरीबन गवर्नमेंट थी 700 के, उसमें एक हिंदुइज़्म थी और बुद्धिज़्म थी। लेकिन फिर चंदर की भी वफ़ात हो जाती है, तो वो जो है, जो दरसिया था दाहिर का भाई, उसके अंडर आ जाती है। फिर दरसिया वफ़ात पा जाता है और फिर वो दाहिर के अंडर आ जाती है जो हुकूमत थी। अब जो रानी बाई थी, उससे जो अपनी बहन थी उसकी, उससे वो शादी कर लेता है। क्योंकि नजूमी उसे कहता है कि भई बहन जो है तुम्हारी, इसके इसमें बहुत धन है, तो तुम जो इंडियन कल्चर में है, तो वो चेक करवाते हैं अपने स्टार्स के मुताबिक, एंड देन फिर दाहिर ने उससे शादी कर ली। अब उस दौर में दाहिर के वक्त में कैसा था सिंध, उसमें ब्राह्मण डोमिनेंस में थी, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण था, ठीक है, एक आला कौम मानी जाती थी, कास्ट सिस्टम बहुत था, ठीक है, और जो इंडियन इकॉनमी थी वो एग्रीकल्चर पर, ट्रेड पर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती थी, ठीक है। अब वजह क्या बनी जंग की, कि जो बहुत से एरियाज में जो है मुस्लिम ट्रेड्स करते थे, और वहाँ बहुत दूर दराज में एक साइलॉन का इलाका भी था। वहाँ पर जब ट्रेड करते थे, तो बहुत से जब मुसलमान वहाँ पे वफ़ात पा के, तो उनकी जो बेवा और उनके जो बच्चे थे, वहाँ के कुछ लोकल गवर्नमेंट जो गवर्नर्स थे, उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों को जो बेवा और बच्चों को और कुछ जो जो तोहफ़े वगैरह थे, वो हिजाज बिन यूसुफ के लिए रवाना कर दिए। लेकिन वो जो शिप, जिस शिप में थे, उस शिप को जो है देबुल के करीब जो है वो लूट लिया गया, और वो उनके अंडर, अब वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने दाहिर को ख़त की लिखा कि जो है वो वापस किए जाए, लेकिन दाहिर ने कोई अच्छा रिप्लाई नहीं दिया, जिसके नतीजे में हज्जाज ने उसके ऊपर 2 एक्सपीडिशंस किए, मतलब 2 दफ़ा जंग का किया, लेकिन दोनों फेल हो गए। और दोनों में पहले उन्होंने सबसे पहले अब्दुल्ला बिन नबीहान को भेजा, उसके बाद जो है बदियाल मजाली को भेजा, और दोनों को उनके जो बेटा था दाहिर का, जय सिंह, उसने हराया। फिर तीसरी दफ़ा मोहम्मद बिन कासिम को, जो उनके सन इन लॉ भी थे और वो 17 साल की उम्र के थे, ठीक है, उनको भेजा। और उस वक्त वो जो मोहम्मद बिन कासिम थे, वो फ़ारस के गवर्नर थे। तकरीबन 5000 आर्मी थी, ठीक है, और 3000 तक घोड़े हॉर्समैन के साथ, और इसमें बहुत से इराकी शाही लोग, फ़ारस के लोग भी शामिल थे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है, जो बसरा से उन्होंने पहले स्टार्ट किया, और फिर वो शिराज, फिर मकरान और देबुल को फ़तह कर लिया। जब उन्होंने देबुल को फ़तह किया, तो वहाँ से जो है जो ये क्या कहते हैं, उसने ताहिर ने वो बरहानाबाद में जो है अपना वो एक बना लिया था, कि वहाँ पर वो जंग का प्रॉपर तैयारी करना शुरू हो गया। और जब तक मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पहुँचे, उससे पहले उनके ऊपर एक एपिडेमिक आ गया, एक जो बीमारी फूट पड़ी, जिसका भी मुकाबला हिजाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम ने बड़े अच्छे तरीके से किया। उसके बाद जब वो बरहानाबाद गया, तो वहाँ पर जो है उसने दाहिर 3 जो दिन है वो लड़ाई होती रही, और फिर उसके बाद दाहिर की वफ़ात हो गई। और कहा जाता है कि उनकी जो बीवी थी वहाँ पर, रानी लाडी जो थी, उनसे जो विडो थी, जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे निकाह कर दिया। लेकिन इसमें मतलब है, तो निकाह कर लिया। अब उसके बाद जो है, अब क्या हुआ, अब वहाँ पर निकाह हो गया, लेकिन अब हम इस एडमिनिस्ट्रेशन के, अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, तो वो हम अगले उसमें करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो है हिजाज बिन यूसुफ जो थे, 712 में ये सीन हुआ, 714 तक हिजाज बिन यूसुफ फात पा गए। उनको जो जिसने भेजा था, वो जो उमैया डायनेस्टी के थे, वो थे वलीद बिन मलिक ने भेजा था। तो वलीद बिन मलिक की वफ़ात के बाद जो नए खलीफा बने, वो थे सुलेमान। सुलेमान को जो हज्जाज से कुछ वैसे ही नफ़रत थी शायद, तो उन्होंने जितने भी उनके थे रिलेटिव्स या जो भी उनके अंडर थे, उन सबको कत्ल करवा दिया।
और इसमें मोहम्मद बिन कासिम भी थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और उन्हें भी इस तरह से मरवा दिया। लेकिन कुछ कहते हैं कि जो दाहिर की बेटी थी, जिसने एक पलमा देवी थी, उसने इल्ज़ाम लगाया था मोहम्मद बिन कासिम थे कि उन्होंने उनके साथ बुरा किया है और इस वजह से उन्हें सज़ा दी गई। लेकिन इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। ज़्यादातर यही कहा जाता है कि सुलेमान ने अपने जो है वो नफ़रत की वजह से उन्हें सबको कत्ल करवाया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो हमारे पास थी अरब एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो ये किया जाता था, जो जंगें वगैरह होती थी, मुसलमान वहाँ पर जो है अरब्स कोई इस तरह से अपनी ज़मीनें वगैरह नहीं लेते थे, और वहाँ की जो लोग थे उन्हीं को, मतलब बेशक वो कुछ मुस्लिम होते तो कुछ नहीं होते थे, और उन्हीं पर हुकूमत डाल देते थे और फिर वही मतलब वो चलाते थे। मतलब एक तरह से प्रॉपर होल्ड नहीं किया जाता था उस इलाके को जिसको फ़तह किया जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बरहमनाबाद में जो है अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट भी की। उनके मामलात को जाना, वहाँ के गवर्नर्स को, वहाँ के लोगों को अपने साथ जो है हुकूमत पे किया, मतलब वहाँ के लोगों को शामिल किया, क्योंकि वो जानते थे क्या मामलात है क्या नहीं। और उन मामलात में जो है बहुत से उनके गवर्नर्स को ऐड भी किया और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, ठीक है, आवाम को। और इस तरह से बहुत सी जो आवाम थी वो उनसे खुश भी होने लगी और इस्लाम की को पसंद भी करने लगी, क्योंकि एक पीसफुल जो इमेज था मोहम्मद बिन कासिम ने दिखाया। वो लोग टैक्सेस देते थे जिनकी बेसिस पर उन्हें फिर उनके रिलीजन की भी इबादत करने की इजाज़त थी। वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते थे, ठीक है। और इसके बाद जब उनकी वफ़ात के बाद जो है अब्बासिद्स के अंदर आया, तो उस तरह से अब्बासिद जो है वो उस तरह से उनको कंट्रोल मतलब नहीं कर सके। और फिर वो मुसलमानों के हाथ से भी चला गया। तो सिर्फ़ कहा जाता है कि फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है सिर्फ़ मंसूरा जो है वो ओनली टाउन जो है वो मुस्लिम के अंडर रह गया था। और अब्बासी खिलाफत जो थी वो इसको इस तरह से जो है कंट्रोल नहीं कर सकी, कलेक्शन टैक्सेस की सही नहीं हो सकी, तो ये सही नहीं रहा, ठीक है। और इसकी वजह से लेकिन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ये थी कि ट्रेड बहुत अच्छी हो गई थी मुसलमानों की। और फ्यूचर इस्लामिक जो आगे होने वाले थे उनके लिए भी एक वो मिलकर, कहीं बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे, ठीक है। इस्लाम की प्रीचिंग होना शुरू हो गई थी। लैंग्वेज का भी असर था, क्योंकि अरबिक में, हिंदुओं में, मतलब वो लैंग्वेज एक्सचेंज होने लगी थी, नॉलेज एक्सचेंज होने लगी थी। और न्यू डायलेक्ट्स, जैसे कहा जाता है कि जो अरबिक न्यूमेरल्स हम जिन्हें कहते हैं, लेकिन अरब जिन्हें कहते हैं कि वो हिंदू न्यूमेरल्स है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना असर एक दोनों में नज़र आने लगा था। इसके अलावा सिंध में भी मुसलमानों का मतलब बहुत ज़्यादा क्या, लेकिन ऐसा देखा जाए तो सिंध के लोग कहते हैं कि नहीं, राजा दाहिर ठीक थे और मोहम्मद बिन कासिम ने आके हम पे। लेकिन जो मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वही कंसिडर करते हैं कि मुसलमानों का जो हीरो है वो मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। तो इसमें हर ज़ाहिर बात है, जो जिसको फॉलो करता है, जिसको जानता है, तो वो उसी तरह से अपनी हिस्ट्री को बयान करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा रहा इनके दौर में। और मतलब पहले नहीं था, एक कास्ट सिस्टम था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्टिस सिस्टम था, हर कोई इक्वल था। रिज़ल्ट अरब रूल का यही हुआ कि बहुत से जो हिंदू थे वो मुसलमानों को या इस्लाम को जो है अपनाने लगे थे, ठीक है। इस्लाम का एक अच्छा इमेज सामने आया था। अच्छा, अब ये है कि मोहम्मद बिन कासिम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेरीज क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है हम, आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियोस तो आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसके अलावा आप इसकी पूरी सीरीज़ को जो है देख सकते हैं, डे बाय डे इसकी वीडियोस अपलोड होती रहेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।